हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर हम आपको क्लास 12 के फिजिक्स के जो अनसॉल्व पेपर है उसको सॉल्व करा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं 2021 का सेट नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। काफ़ी क्वेश्चन इसके हम सॉल्व पहले कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे का गा। इससे पहले जो ऊपर क्वेश्चन थे वो हम सारे सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था। फर्स्ट और सेकेंड वाला है वो हम आपको लास्ट में सारे बता देंगे। फिलहाल आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर चौथे का गा पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत स्पष्ट कीजिए और ट्रांसफार्मर में से होने वाली ऊर्जा हानियों का उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसका कार्यकारी सिद्धांत लिखना पड़ेगा ट्रांसफार्मर का, और उसके बाद आपको ऊर्जा हानियां लिखनी पड़ेंगी ट्रांसफार्मर से होने वाली। तो ये क्वेश्चन जो है वो आया है 3 नंबर में। इतना आप लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपको हेडिंग डाल लेनी है और लिखना है ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है अन्योन्य प्रेरण। तो ये वर्ड क्या होता है, मतलब इसका पूरा जो ये देखिए अन्योन्य प्रेरण जो है वो अपने आप में एक टॉपिक है। अगर आप इसकी जो जानना चाहते हैं इसके पूरे बारे में तो इसकी देखिए अलग से प्लेलिस्ट एक बनी हुई है 12th की फिजिक्स के नाम से। वहां पर अन्योन्य प्रेरण को हमने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना यहाँ पर आप हमको कमेंट करके बता दीजिए, एक अलग से आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर वर्क करता है। तो आपको बस एक ही लाइन में आंसर देना है कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद ये काम क्या करता है, तो लिख दिया है कि ये क्या करता है, जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को परिवर्तित करने के काम आता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर पढ़ रहा है तो आपको इसका डायग्राम भी बनाकर दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इसके कार्यकारी सिद्धांत की बात करेंगे। कार्यकारी सिद्धांत का मतलब होता है ये वर्क कैसे करेगा। तो वर्क का प्रिंसिपल लिखेंगे पूरा। ये देखिए आपको ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पहली चीज क्या याद रखनी है, 2 तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है अपचायी ट्रांसफार्मर और एक होता है उपचायी ट्रांसफार्मर। हर ट्रांसफार्मर में 2 तरीके की कुंडलियां भी होती हैं। एक होती है प्राथमिक कुंडली और एक होती है द्वितीयक कुंडली। अब मान लेते हैं जो अपचायी ट्रांसफार्मर है और उपचायी ट्रांसफार्मर, अब कैसे पता करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो अपचायी वाला होता है उसकी जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरे कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा फेरे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वाली कुंडली होती है उसमें कम फेरे होते हैं। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ज्यादा फेरे तो आप उनको घना बना सकते हैं, अगर कम फेरे हैं तो आप थोड़ा सा दूर दूर करके बना सकते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से इसी का उल्टा जो हो जाएगा वो हमारा उपचाई में हो जाएगा। अपचाई में हमारी जो पहली वाली कुंडली थी प्राथमिक वाली उसमें ज्यादा थे, लेकिन जो हमारी उपचाई वाली होगी इसमें दूसरी वाली में ज्यादा हो जाएंगे फेरे और पहली वाली में कम फेरे हो जाएंगे। यही डिफरेंस होता है हमारा अपचाई और उपचाई ट्रांसफार्मर में। पूरा ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, आप इसको कॉपी कर लें। ये पटले लॉ क्रोड है, इसमें कई क्रोड होती हैं, ठीक है। और आपको बता दें ये जो निशान बना हुआ है इसमें, ये इसको AC बोलते हैं। ये क्या, प्रत्यावर्ती धारा का निशान होता है। कुछ इस तरीके से ये बनता है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि दिए गए विद्युत वाहक बल को हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तब एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। ये जो लाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सारी, ये ही हमारा अन्योन्य प्रेरण भी है, ठीक है। तो अगर आप अन्योन्य प्रेरण की अगर वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, या आपको इसके बारे में पता होगा तो आपने ये बात पढ़ी होगी कि इसमें भी 2 कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। अगर आप प्राथमिक की प्रत्यावर्ती धारा बहती है अगर प्राथमिक वाली में, तो क्या होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, उसके फ्लक्स में क्या हो जाने लगता है, यानी फाई में परिवर्तन होने लगता है। अब जब फाई में परिवर्तन होगा तो दूसरी वाली जो कुंडली है उस पर विद्युत वाहक बल यानी कि E जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। यानी जो काम हो रहा है पहली वाली कुंडली में, इसके यहाँ से इसमें फाई में परिवर्तन होने से दूसरी वाली में क्या हो जाता है, दूसरी वाली कुंडली में हमारी E यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत भी है। तो आपको समझ में
आ गया होगा। यही लाइन्स हमने इस कार्यकारी सिद्धांत में भी लिख दी हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लिख देंगे कि इसमें प्राथमिक कुंडली में जो धारा बहेगी उसको हमने IP मान लिया है, और जो द्वितीय कुंडली में धारा बहेगी उसको IS मान लिया है। क्यों? क्योंकि देखिए धारा को तो I बोलते हैं, पता ही होगा आप सभी को। धारा को किससे डिनोट करते हैं? I से। प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी, तो प्राइमरी का हमने P ले लिया, ठीक है। और द्वितीय का मतलब होता है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का हमने S ले लिया। जब भी हम प्राथमिक की बात करेंगे तो वहाँ पे P लिख देंगे सफिक्स में, और अगर द्वितीय की बात करेंगे तो हम सफिक्स में क्या लिख देंगे? S लिख देंगे छोटा सा। ऐसे ही प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज क्या हो जाएगा? VP, ठीक है। वोल्टेज को तो V से लिखते ही है, बस प्राथमिक आ गया तो सफिक्स में हमने P लिख दिया। द्वितीय की वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा? VS। ऐसे ही अगर कुंडली की बात करें, कुंडली में फेरे कितने होंगे प्राथमिक की? तो NP, ठीक है, क्योंकि फेरों की संख्या को लिखते हैं N से। प्राथमिक है तो P लगा दिया। ऐसी द्वितीय कुंडली में फेरे कितने होंगे? NS होंगे। फिर एक फॉर्मूला आपको लिख लेना है इसके लिए, IP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS इज इक्वल्स टू VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP इज इक्वल्स टू R। R जहाँ पर क्या है? R यहाँ पर परिणमन अनुपात है। IP, IS, VS, VP, NS, NP, तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर आपको बता दी हैं, ठीक है। P क्या है यहाँ पर? P जहाँ पर भी आपको दिखेगा वो क्या है? प्राथमिक की बात करी जा रही है, यानी कि प्राइमरी। S कहीं पर भी आपको दिखेगा यहाँ पर ट्रांसफार्मर में, तो वो क्या होगा? सेकेंडरी, यानी कि द्वितीय कुंडली की बात करी जा रही है। I यहाँ पर धारा है, V यहाँ पर वोल्टेज है, N क्या है? फेरों की संख्या। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आएगा। अगर आपसे जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया गया क्वेश्चन में, प्राथमिक कुंडली में धारा दे दी गई, ठीक है, वोल्टेज दे दिया गया, और उसमें बाद सेकेंडरी वोल्टेज भी दे दिया गया और प्राइमरी वोल्टेज भी दे दिया गया, और पूछा गया कि आप बताइए सेकेंडरी धारा बताइए, यानी कि द्वितीय जो कुंडली है उसमें धारा बताइए, तो आपको यही फॉर्मूला आप लगा देंगे, IP अपॉन IS बराबर VS अपॉन VP। यहाँ से आपको मान मिल जाएगा IS का। तो कहने का मतलब है ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ होने वाला है। क्या किसको डिनोट किससे करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। तो ये तो क्वेश्चन हमारा पहला हो गया। इसी में जो अगला पार्ट था कि ट्रांसफार्मर से होने वाली हानियाँ, तो इनको पढ़ लेते हैं। पहली होती है ताम्रिक हानि। तो देखिए ताम्र जो वर्ड है इसको हम बोलते हैं तांबा। क्या बोलते हैं? तांबा। तो लिख दिया है कि ट्रांसफार्मर की जो तांबे से बनी कुंडलियां होती हैं, कुंडली का मतलब है कुछ इस तरीके से जो फेरे होते हैं, कई सारे फेरे जब आपस में मिल जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? कुंडली कह देते हैं। तो जो तांबे से बनी कुंडलियां होती हैं उसमें धारा प्रवाह के कारण जो हानि होती है, जो नुकसान होता है, उसी को क्या कहते हैं? ताम्रिक हानि कहते हैं। फ्लक्स हानि क्या होती है? फ्लक्स का फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक की, इसको स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, द्वितीयक कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। द्वितीयक कुंडली का युग्मन जो होता है वो सही नहीं होगा तो इसके कारण फ्लक्स हानि होगी। लौह हानि कैसे होगी? तो लौह हानि में क्या होगा? भंवर धाराएं के कारण उत्पन्न हानि को हम लौह हानि कहते हैं। शैथिल्य हानि क्या हो जाती है? तो ट्रांसफार्मर की क्रोड में क्या होता है? चुंबकन विचुंबकन हो जाता है, इसके कारण शैथिल्य हानि हो जाती है। और क्रोड में उत्पन्न कंपन जो होने लगते हैं उसके कारण ऊर्जा हानि होती है। तो ये पांचों पॉइंट हमने आपको बता दिए। सबसे पहले आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत या कार्यकारी सिद्धांत, या इसी को हम बोलते हैं क्रियाविधि, ठीक है। अगर क्रियाविधि आती है तब भी आप यही लिखेंगे। उसके बाद इस अगर क्रियाविधि आप लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसकी हमने ऊर्जा हानियों के बारे में पढ़ लिया, पांचों पॉइंट हमने डिटेल में आपको समझा दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। अगले क्लास में इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में इतने रखते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।